परंतु आपके छोटे भाई ने कहा था 24 घंटे मेरे को दे दो, हिंदुस्तान की पुलिस को हटा दो कि मैं हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तानियों को, हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। इसका आपने क्या किया? अपने भाई को पार्टी से निकाला, आपने कुछ किया? आपने कह दिया कोर्ट जवाब देगा। कोर्ट से मतलब कोर्ट, आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप सिर्फ देश के मुसलमानों के मुहिम बनने नहीं जा रहे हैं, आप महाराष्ट्र में भी लड़े, आप बिहार में भी लड़े, उत्तर प्रदेश में भी आप लड़ रहे हैं। आप ये जवाब दे दीजिए, आपने अपने भाई को पार्टी से निकाला और कब निकाल रहे हैं आप, और कब हिंदुस्तान के 121 करोड़ 127 हिंदुस्तानियों की इज्जत आप कब करना जानेंगे? इसका जवाब दे दीजिए। सर पानी पियेंगे जरा आप? नहीं, मैं पानी पिलाता हूँ, पीता बहुत कम हूँ। सर मैं तो आपने जो वरुण गांधी को किया था, पार्टी में रखा था ना उनको। अरे सुनिए, अरे सर जरा आप इतने पानी भी नहीं पी रहे, आप बात भी नहीं करने दे रहे। सर वरुण गांधी को तो आपने पार्टी से नहीं निकाला, कोर्ट ने उनसे इंसाफ किया, कोर्ट इंसाफ कर जाएगा। और फिर जो हरामजादे रामजादे कहते, उन्होंने भी कोई कहा, किसी ने कहा था ना, मैंने सुना था कहीं पर, हरामजादे रामजादे किसी ने कहा था। हम भी सुने, आप भी सुने। हमने ये भी सुना था कि जो मोदी को वोट नहीं देंगे वो पाकिस्तान चले जाएं। हमने सुना था, ये भी सुना था हमने ये भी सुना था कि एक धक्का और दो, मस्जिद को तोड़ दो। आज गंगा की सफाई हो रही है, सुना था ना सर। हमने ये भी सुना था कि इन कटुओं को काट दो महाराष्ट्र में, और उनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया। सर ये देखिए तमाम चीजें हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हम तमाम के सर आंखों पर होगा। रहा सवाल कि मैं हिंदुस्तान की इज्जत नहीं करता, सर मैं आपकी दुकान पर कब हाजिर हूं सर्टिफिकेट के लिए बताइए? मैं कब हाजिर हूं? क्योंकि आप दुकान खोलकर, आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसका सवाल है। नहीं ठीक है, ठीक है। हाँ जी पूछिए। हाँ ओवैसी साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप हमेशा केवल मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, आप उस भारत के वासी हैं, आप उस हिंदुस्तान के वासी हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बड़े प्रेम और सहयोग के साथ, एकता के साथ रहते हैं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूं कि जब हम इस धरती पर रहते हैं, इस भारतवर्ष में रहते हैं, तो हम भारत माँ की जय कहने में संकोच क्यों करते हैं? हम वंदे मातरम कहने में संकोच क्यों करते हैं? इस बात का आप हमें जवाब दीजिएगा। मैडम अफसोस की बात यह है कि 70 साल गुजर गए मुल्क को आजाद होकर, और जिन लोगों ने मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया वो आज हमसे नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। सन 57 की जंग आजादी इसी सरजमीन से शुरू हुई थी, किसी नागपुर के फतवे पर शुरू नहीं की गई थी। यही मेरठ की सरजमीन थी जहां से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया गया था। और आज आप उन लोगों को जो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद लड़े करे, और जिनकी लाशें दिल्ली से लेकर मौजूदा लाहौर के जितने झाड़ और पेड़ थे उन पर लटकती थी, आज आप उन्हीं के जानशीन से सवाल कर रहे हैं। मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सुनिए मेरी बात, आप हमें आपकी बात सब्र से सुना। 70 साल हो चुके हैं, 70 साल हो चुके हैं। खुदा के लिए हम पर शक क्यों करते आप? हम पर शक क्यों करते आप हम पर शक क्यों करते? मैं आपसे एक जवाब ही दे रहा हूं, मैं जवाब ही तो दे रहा हूं ना। इतना आप चीख मारने से तो जवाब नहीं मिलेगा ना आपको। अरे बैठ तो जा मैडम, मेरी माँ, मैं आपको मेरी माँ कह रहा हूं, बस मैं आपको मेरी माँ कह रहा हूं। अम्मा जी बैठ, थोड़ा सब्र करिए, बेटे को बोलने का मौका दीजिए। अरे अच्छा मेरी बहन, मैं आपकी उंगली से मैं डर रहा हूं। बैठ जाइए। देखिए इस तरह से माँ नहीं कहूंगा, बहन कहूंगा, बस। देखिए सवाल का नंबर बदल सकता हूं मैडम, मैं ऐना का नंबर बदल सकता हूं, सोच नहीं बदल सकता। नहीं ठीक है, ऐसा बिहेव मत कीजिए इस तरह से, मत शब्दों का। अरे सर हम समझ गए, आप हो गया ना, आप सवाल किया, आपका हक सिर्फ सवाल करना है। जी पूछिए जनाब। सर आजकल हम जब अखबार पढ़ते हैं, ज्यादातर अखबारों में मुझे ऐसा लगता है कि जितने अपराधी हैं वो सब ज्यादातर 70% में देखता हूं कि उसमें मुस्लिम लोग होते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये सब अशिक्षा की वजह से। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सर आपको मालूम कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था? कौन सा मजहब का था वो? नहीं अरे सीधा ही जवाब दे रहा हूं ना। नाथूराम गोडसे तो मोहब्बत नहीं है ना आपको? नहीं है ना, नफरत तो है ना, नफरत है ना, नफरत। सुनिए नाथूराम गोडसे को जिसने मारा वो मुसलमान तो नहीं था, इंदिरा गांधी को जिसने मारा वो मुसलमान तो नहीं था। सही है ना बात? फिर बताइए। और नाथूराम गोडसे ने तो सर आपको मालूम होना चाहिए वाजपेयी साहब, नाथूराम गोडसे ने खतना करवाकर महात्मा गांधी को मारा, कि जब अगर वो मॉब में लिंच हो जाए तो लोग जब देखेंगे तो बोलेंगे अरे ये तो मुसलमान ने किया था। तो ये आपको यकीनन, आपका जो आपके सवाल का दूसरा पार्ट है, हम यही तो मैं कहा हूं कि भाई हमारे मुस्लिम इलाकों में आप स्कूल खोलिए। 2011 का जो सेंसस की रिपोर्ट आई, जो सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट है वो मुसलमानों का है।
तो यकीनन इसमें जिम्मेदारी हमारी भी है, हमको भी करना चाहिए कम्युनिटी। मगर जो जो पार्टीज पावर में है उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने कुछ किया? और चौथी बात यह है कि मैं अपनी हर पार्लियामेंट की, हर बजट की स्पीच में आप देख सकते हैं कि मैंने इस बात का मुतालबा किया कि माइनॉरिटीज को, दलित्स को और बैकवर्ड क्लास को डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप दीजिए, कि जो पढ़ना चाहता है उसको स्कॉलरशिप दीजिए, और इसी से हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। हमारा नैरेटिव क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज कितना गिरा? अरे स्टॉक एक्सचेंज भाड़ में जाए भाई, ये असल जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, दलित, बैकवर्ड क्लास, मुसलमान का, उसका क्या होगा? उसको तो मजबूत करना पड़ेगा ना। नहीं, बार बार आएंगे, अभी तो लगा है सिलसिला आने का। आपका स्वागत है मेरठ में। मैं किसी राजनीति पार्टी से सीधा नहीं सवाल हूं। करें। बिल्कुल सीधा सवाल है, राजनीति पार्टी से नहीं हूं। ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर सभी भाई रहते हैं, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, आपस में सब एक दूसरे के घरों में जाते प्रेम पूर्वक रहते हैं। पूरे देश में छिटपुट की घटना होती रहती है। 100% में से 2-4% हर जगह लड़ाई झगड़े पूरे देश में होते हुए आए हैं, होते हुए रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि जब से हम लोग सुन रहे हैं सिर्फ आप एक समाज के तबके की बात करें, आप सिर्फ समाज को बांटने की बात कर रहे हैं। उस समाज को ऐसा ना बांटे, आपको समाज को बांटना, समाज को आगे बढ़ाना तो सेवा के और बहुत कार्य हैं, जैसे श्री श्री रविशंकर जी कर रहे हैं, जैसे स्वामी रामदेव जी कर रहे हैं। आपको करना है तो इस तरीके से सेवा कीजिए, लेकिन इस तरीके से समाज को भ्रातृवाद में, जातिवाद में मत बांटिए। मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे। अब आप जवाब सुनिए। मैंने किसी रिवर के किनारे को पोल्यूट नहीं किया, किसी यमुना के, दरिया यमुना किनारे को पोल्यूट नहीं किया। और सुनिए, अब शायद मुझे भी टूथपेस्ट निकालना पड़ेगा बेचने के लिए। हाँ बिल्कुल, मैं भी कुछ क्रीम निकालूंगा। क्रीम नहीं, बिल्कुल अच्छा है सर, निकालेंगे सर। हमारी पॉलिटिकल आर्ट ऑफ लिविंग अलग है, वो आर्ट ऑफ लिविंग अलग है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ हूं सर, आपके साथ। माइक एक दे दीजिए इधर आगे। ओवैसी साहब, हम आपसे सहमत नहीं हैं, फिर भी सुबह 10 बजे के आए हुए केवल इसलिए 5 बजे तक बैठे हैं कि आपसे सुनना चाहते हैं और एक आध चीज का सही जवाब चाहते थे। आपने शुरुआत में कहा कि मुस्लिम इतने % हैं और इतने % उनकी जेलों में वो हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि इतने % होते, कम % होते हुए भी अधिक जेलों में क्यों है? अभी एक भाई ने कहा कि इतने ज़्यादा जिसको देखते हैं उसको अपराध करते हुए हम देखते हैं। वजह उसकी चाहे अशिक्षा हो, चाहे कोई भी कारण हो, आपको जो अपनी राजनीति करनी है उसमें कहीं इस बात को आगे बढ़ाइए कि मुसलमानों में जो अपराध की भावना बढ़ रही है वो कम हो, ये % कम हो। और यदि ऐसा नहीं, हम अपने जिस मेरठ में मैं देखता हूँ और दूसरी जगह में भी देखता हूँ, आप जैसे लोगों से उम्मीद है कि बजाय बांटने के और दूसरे आंकड़े जब आप लेते हैं, इनके भी ये कारण ढूंढें और उसके समाधान की कोशिश करें। सर, अपराध की भावना, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप देखेंगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो डेटा है, अगर 21% मुसलमान अंडर ट्रायल हैं, कन्विक्शन सिर्फ 14-15% का होता है। किसकी गलती है फिर ये? अगर जेलों में 11 साल सड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये अपराधी नहीं है, किसकी गलती है? आप इसको समाज को गलत कहेंगे? सुनिए मेरी बात। तीसरी बात यह है कि हमारी पुलिस इंडिपेंडेंट नहीं है। इन्वेस्टिगेशन से पहले वो लोग तय कर लेते हैं कि मुसलमान नहीं किया। मक्का मस्जिद की मिसाल दे रहा हूं मैं आपसे मिसाल दे रहा हूं। मैं मेरे सामने हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चों को, 80 बच्चों को मारा पीटा गया। वो मिसालें हैं। मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूं कि एजुकेशन जरूरी है, इक्विटी जरूरी है। फिर ये देते क्यों नहीं है सत्ता में जो लोग हैं? कौन रोक रहा है उनको? और सुनिए, आप इस बार बैठिए सर, आप मेरे बुजुर्ग हैं, बैठिए ना। क्या कोई मुसलमान इस बात से इनकार करेगा कि आप मुझे स्कूल ना दो? क्या कोई मुसलमान इस बात से इनकार करेगा कि मुझे बैंक से लोन ना मिले? कौन इनकार करेगा सर? हमारे भी ख्वाब वैसे हैं जो आपके ख्वाब हैं। हम भी चाहते हैं कि जो जिन ऊंचाइयों पे सब लोग जा रहे हैं हम भी जाएं। हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप हमको मच्छी मत दो, हमको मच्छी पकड़ना सिखा दो आप। यही हमारी लड़ाई है। जिस दिन ये हो जाएगा, यकीनन इंशाअल्लाह ताला हम हमारे मुल्क को बहुत ताकतवर करेंगे। ओवैसी साहब, हो गया नहीं, आधी मिनट हो गया। अनुशासन पे रहें हम लोग, ठीक रहेगा। अब यूपी इलेक्शन के बीच में चेहरा कोई होगा आप लोग का? कोई चेहरा होगा? इतना बदनाम चेहरा है, और क्या चेहरे की जरूरत है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब, आप लगातार हमारे साथ बने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए असदुद्दीन ओवैसी, आपका दुश्मन नंबर 1 कौन है इस लड़ाई में? लगता है आप एक तरह से हिंदू और मुस्लिम का जो डिवाइड है उसको और भी बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं, आपका एनिमी नंबर 1 कौन है? उत्तर प्रदेश की मिसाल लीजिए, मुलायम सिंह यादव, मायावती, बीजेपी या कांग्रेस, किसको आप हराना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में आकर? राजदीप साहब, एक 5 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का सिक्का निकालिए आप। उस सिक्के के 2 रुख होते हैं और दोनों, एक रुख में समाजवादी, एक रुख में बीजेपी है।
इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस सुनिए, सबसे पहले ये लोग, सबसे पहले ये लोग हैं, ये लोग उत्तर प्रदेश में हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट हैं, और जाहिर है मेरे भी ओपोनेंट है वो, और हर एक का होगा, मगर आपका प्रिसाइज सवाल का स्पेसिफिक जवाब ये है कि मैं नहीं समझता समाजवादी और बीजेपी में कोई फर्क है। समाजवादी मुसलमानों को बीजेपी का डर दिलाती है, और बीजेपी ये कहती है कि देखो ये तमाम के तमाम जो है ये इस तरह के एंटी नेशनल हैं या फिर गड़बड़ करेंगे। सर, आप भी बीजेपी का डर दिला रहे हैं लोगों को। आप भी नरेंद्र मोदी को एक तरह से गब्बर सिंह बना के इस प्रोग्राम पे दिखा रहे हैं कि जैसे मुसलमान डर जाए मोदी से और आपकी तरफ आ जाए। नहीं सर, आप में और समाजवादी पार्टी में फर्क क्या है? समाजवादी डराती है, हम कह रहे हैं कि दोनों से मत डरो, सिर्फ अल्लाह से डरो। दोनों से उम्मीद मत रखो, कॉन्स्टिट्यूशन से उम्मीद रखो, और अब के बार सही वोट का डालकर सही फैसला करो। आप सही तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करिए, इन दोनों ताकतों को शिकस्त दीजिए, क्योंकि जब तक आप सही वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे ये गलतियां होते रहेंगी। लेकिन फायदा तो बीजेपी को ही होगा ना। कहां हुआ सर? सर आप अगर उत्तर प्रदेश आते हैं तो फायदा तो बीजेपी को होता है। सर मैं पार्लियामेंट इलेक्शन में नहीं आया, मैं गोवा को नहीं गया, आपके स्टेट में कैसा जीत गए सर? बताइए ना सर कि क्या मैं कोई सुपरमैन हूं कि उड़ के कभी पानाजी में उतर गया तो कभी लखनऊ में उतर गया? मैं नहीं हूं सर जिम्मेदार। मैं तो उस माइंडसेट को तोड़ने के लिए आ रहा हूं जो कह रही कि तुम डरते रहो और हमारा साथ देते रहो, और दूसरा हमारा डर पैदा करता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि किसी से भी मत डरो, ये जमहूरियत है, अपना वोट का सही इस्तेमाल करो, अपनी आवाज को पहुंचाओ, बेबाक तरीके से निकल कर वोट को डालो। सर इसलिए आखिर में मैं पूछूंगा, कहीं ना कहीं ये जो लोगों में एक, या तो आप कहेंगे तो ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन कि आप और अमित शाह के बीच में कुछ ना कुछ डील है कि जहां बीजेपी को, जहां मुस्लिम समुदाय 15% से ज्यादा है वहां आप जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाए कि वो डील आपके ही घर पे हुई थी, आपके ही घर पे लंच हुआ था, वेजिटेरियन लंच था। आपने कहा कि नहीं वो बैठे हैं वेजिटेरियन है, तो मैं आपके ही साथ खाया था, आप ही जिम्मेदार हैं उसके। वो डील आप करवाए थे, मैंने ही करवाया था, मैं तो आपकी मोहब्बत में फिदा हो गया। सर आप मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं जहां मुझको आप पर क्रिमिनल डेफेमेशन लगाना पड़ेगा। सर आपको इंटरव्यू नहीं मिलता है तो आप मुझसे कह रहे हैं सर, क्या है सर? ओवैसी साहब, एक मिनट, मेरा एक सवाल है, ये बताइए कि हर तबके की लीडरशिप डेवलप हो गई, दलितों की हो गई, पिछड़ों की हो गई, यादवों की है, हर किसी की है, यूपी में है, सब जगह है। मुसलमानों में कोई लीडरशिप क्यों नहीं निकली? क्यों मुसलमान आज भी उंगली पकड़कर किसी नेता के पीछे चलते रहते हैं? मुसलमान अपनी लीडरशिप क्यों डेवलप नहीं कर पाए? सर हमने आजादी के बाद से तो किसी को अपना मुसलमान को लीडर नहीं माना। हमने नेहरू को अपना लीडर माना, हमने इंदिरा गांधी को अपना लीडर माना, हमने मुलायम सिंह को अपना लीडर बनाया, लालू को बनाया, कभी एनटी रामाराव को बनाया, कभी शरद पवार को बनाया। तो यही तो लीडर हमको ले डूबे हैं। नहीं सुनिए, हमने जिस पर भरोसा किया था वो उस भरोसे पर नहीं उतरे, बल्कि हमको शर्मिंदा कर दिए। और हमारा आज जो पोजीशन है, ये हमने जो अंधाधुन जो भरोसा किया उसी का नतीजा है, जो हमारी आज इतनी पीढ़ियां गुजरने के बावजूद भी हमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं लीडर नहीं बनना चाह रहा हूं, बल्कि आप बनिए लीडर, हम आपके पीछे काम करेंगे। इनको छोड़िए, इन लोगों की उंगली नहीं पकड़ना है, इनके गिरेबान को पकड़कर पूछना है कि हमारा हक क्यों नहीं दिया आप। अब उंगली नहीं, इनके गिरेबान को पकड़ना पड़ेगा, और यही तब्दीली लाना पड़ेगा हमको अवाम के मिजाजों में। जी सर, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं। आपने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को एक सिक्के के दो पहलू बताया है, इनमें किसका काम आप बनाना चाहते हैं, किसका काम बिगाड़ना चाहते हैं? मैं दोनों का काम बिगाड़ना चाहता हूं, दोनों का। ठीक सर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। सर ये वेस्टर्न यूपी में सर हाई कोर्ट बेंच का बहुत बड़ा मसला है, और सर मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर आप थोड़ा रोशनी डालें कि वेस्टर्न यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच 200 किलोमीटर पे दे दी गई, और सर यहाँ 750 किलोमीटर पे कोई बेंच नहीं आई। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, इस पर क्या आप कुछ करना चाहेंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है सर, एक अलहदा बेंच बनना जरूरी है।
इससे जो जुडिशियल जो जस्टिस सिस्टम है, जो केसेस का जो पाइल अप हो रहे हैं, वो बहुत हद तक उससे आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। वो मैं आपके साथ हूँ और मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं कोशिश जरूर करूंगा। ओवैसी साहब, अभी आपने जो है जितनी भी देर आपकी बातें सुनी है उसमें एक चीज़ आई है कि मुस्लिम कमज़ोर है। एक आपने रमज़ान में जो गोबर खिलाने वाली बात की, आप चुनाव में उतर रहे हैं, सपा पे आरोप लगाया कि वो मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाती है, बीजेपी पे लगाया कि वो हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाती है। लेकिन अभी जो पूरी तरीके से आप करने जा रहे हैं, कहीं आप भी तो डर नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि आप एक पक्ष को लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि यहाँ की अगर स्थिति देखें तो अभी कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, सावन का महीना शुरू होने जा रहा है, तो यहाँ ऐसे भी कई गांव हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, जहाँ मंदिरों के घंटे नहीं बजते हैं, शाम को आरती नहीं होती है, उस तरीके के प्रतिबंध वहाँ लगा दिए जाते हैं। अगर एक घटना को आप इस तरीके से प्रचारित कर रहे हैं तो कहीं आप बंटवारे की तो प्रयास नहीं कर रहे हैं आप भी? सर, मैं आपको से मेरी गुजारिश आपसे ये है कि मुजफ्फरनगर का जिम्मेदार मैं हूं क्या, या मेरी तकारीर है? कल पार्लियामेंट में सवाल का जवाब आया था कि उत्तर प्रदेश में 2016 में जून तक 160 के करीब कम्युनल इंसिडेंट्स हुए। मैं जिम्मेदार हूं क्या उसका? सर, आप ये पूरा बोझ मुझ पर क्यों डाल रहे हैं? सर, मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि मैं थक चुका हूं। मैं ये सेकुलरिज्म का बोझ नहीं उठाने वाला हूं। मैं कूली नहीं हूं सर, ये बोझ सबको उठाना पड़ेगा। मैं उठा कर थक चुका हूं। मैं कोई लेबर अड्डे का लेबर नहीं हूं कि इस बोझ को उठाऊंगा। अब ये बोझ सबको उठाना पड़ेगा। अगर नहीं उठाएंगे तो फिर सबको नुकसान होगा। मैं सुनिए मेरी बात, और मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं। सब पॉलिटिकल पार्टीज अपनी एक्टिविटी करेंगे, सबके जलसे होंगे, सबके रैलीज होंगे, मेरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मेरी? हाँ, नहीं, धर्म की बात नहीं है, जमहूरियत की बात है। नहीं, उनका एक सवाल ये है कि दरअसल कुछ इलाकों में जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर मंदिरों में घंटी नहीं बज पाती है उनके दबाव की वजह से। अच्छा देखिए, एक मिनट रुक तो जाइए। अच्छा सुनिए, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि वो सवाल पूछने का हक नहीं है उसको। नहीं, मैं वही तरीका हो गया। इससे पहले जो स्थिति थी, जो आप जो हल्ला करने लगे, देखिए स्थिति आप लोग क्यों देश में अमन चैन नहीं रहने देना चाहते हो यार? वो सवाल कर रहा है, ये जवाब दे रहे हैं सिलसिलेवार। आप बीच में खड़े हो गए, आपके जो सवाल होंगे आप कर लीजिएगा। यानी इसका मतलब है आपका वर्चस्व होगा तो वो कल सवाल नहीं कर सकता है, इनका वर्चस्व होगा तो आप सवाल नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति मत लाओ यार, इसमें मत फंसो। वैसे साहब, वो एक सवाल है उनका कि क्या ऐसी स्थिति है। आप कोई कैटेगरी बताने की भी स्थिति में है तो बता दीजिए आज। हाँ, हसनपुर गांव पड़ता है, उसमें हुआ है। अब्दुल्लापुर के पास एक गांव था, वहां पे शोभा यात्रा नहीं निकालने दी गई। ठीक है, अब ये सवाल है कि जहां पे, अरे वो भी सही है यार, वो भी सही, आप सही बोल